नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी सीटेट जुलाई 2024 पर बात कर रहे हैं और बाल विकास में हम सभी बात कर रहे हैं। साथियों, बाल विकास की बात किया जाए तो आप जानते हैं, चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए आप सभी से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 नंबर के पूछे जाते हैं। और हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक आपको नंबर प्रोवाइड करने का। और हमारा एक स्लोगन टाइप का है कि 30 में 30, मतलब हम कोशिश यही करेंगे आपको 30 में 30 पूरे नंबर मिल जाए। और ऐसा पहली बार नहीं है कि 30 में 30 सीडीपी में लाना कठिन है। देखिए, सीडीपी में 30 में 30 आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि पेडागोजिकल पार्ट है, एक आध दो फैक्ट आते हैं, वो चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लेते हैं। चलेंगे, हम सभी सीखेंगे अधिगम अक्षमता। अधिगम क्षमता की बात करें, जिसमें से आपने सुना होगा कि जैसे अफेजिया क्या है, क्या डिस्लेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्फ्रेक्सिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, ये सभी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ पहले कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ हम सभी बात करेंगे कुछ प्रश्नों की श्रृंखला होगी जो आप सभी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और कैसे यहाँ से पेपर बनाए जाते हैं, यह भी हम सभी का टारगेट होगा देखने के लिए। अधिगम अक्षमता आपके सामने लिखा गया है, एक बार थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर हम बात करें, अधिगम क्षमता आपके सामने दिख रहा होगा, करा कि अधिगम क्षमता है क्या वाकई में। करा अधिगम अक्षमता के प्रकार के बारे में, अधिगम क्षमता के प्रकार के बारे में अक्षमता का उल्लेख सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में सैमुअल जो है किर्क ने किया था। इनके मतों के अनुसार अधिगम क्षमता छात्रों के अधिगम के लिए एक प्रकार की बाधा होती है। क्या होती है यह अधिगम क्षमता? क्या होती है? छात्रों के अधिगम के लिए एक प्रकार की या एक बाधा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अधिगम क्षमता कहते हैं। बच्चे में कहीं ना कहीं अधिगम में जो बाधा का रूप दर्शाता है। और सबसे पहले जो सैमुअल किर्क ने इसे बताया था 1963 ईस्वी में। अगर हम चर्चा करें इसके अंतर्गत कुछ बालकों में पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने में, गणितीय और तर्क शक्ति को समझने आदि में सक्षम अर्थात कमजोर होते हैं। मतलब ये सभी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। जैसे पढ़ने लिखने में, कहीं ना कहीं बोलने में, कहीं ना कहीं जो गणितीय शक्तियां हैं, गणितीय तर्क करने में, ये सभी में कमजोर होते हैं। इस प्रकार की अक्षमता को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की अक्षमता को अधिगम अक्षमता कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, बस थोड़ा सा हम रिकॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो फिर आप अच्छे तरीके से समझते हुए चले जाएंगे। अधिगम क्षमता के प्रकार, अगर हम बात करें अधिगम क्षमता के कुछ प्रकार हैं जो हम देखने वाले, जैसे अफेजिया क्या है, डिस्लेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, जिससे डिस्प्रैक्सिया या अफ्रेक्सिया बोलते हैं, ये अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफेजिया क्या है। तो आपके सामने अफेजिया है क्या, इसे हम देखेंगे। अफेजिया की बात करें, यह भाषा संबंधी विकार होता है। क्या होता है? भाषा या संप्रेषण संबंधी विकार होता है, जिसे अफेजिया बोला जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहीं भी भाषा या फिर आपसे संप्रेषण संबंधी, कम्युनिकेशन संबंधी विकार हो जाए, ऑप्शन में रहे, तो अगर मतलब क्वेश्चन में रहे तो ऑप्शन आप जो अफेजिया कीजिएगा। ऐसा लिखा है, यह अधिगम क्षमता भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित होता है। इस अधिगम अक्षमता से पीड़ित बालक मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक अक्षमता बालक के मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से विकार उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो मस्तिष्क है उसमें मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से विकार होता है। अगर बात किया जाए तो मस्तिष्क में कोई क्षति होगा तब इस विकार का उत्पन्न होता है, कम्युनिकेशन करने में या फिर अपने बातों को सही तरीके से न बता पाने में। ये भाषा संबंधी एक तरीके से विकार है। जब भाषा संबंधी विकार होगा तो उसे हम अफेजिया बोलते हैं, या आपको साथ ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर बात किया जाए अफेजिया से संबंधित लक्षण, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके लक्षण, क्योंकि जरूरी है लक्षण कैसे आप जानेंगे। बच्चे को जो बच्चा अफेजिया से है, सही उच्चारण के साथ मौखिक संवाद ना कर पाना, मतलब सही जो है उच्चारण नहीं कर पाता, और मौखिक संवाद जैसे उच्चारण जो है सही तरीके से नहीं कर पाएगा, और सही तरीके से उच्चारण मतलब सही उच्चारण के साथ मौखिक संवाद नहीं कर सकता है। अटक अटक कर शब्दों का उच्चारण करता है, जैसे शब्दों को नहीं हकला हकला कर टाइप चीजें बोलता है। अपने विचारों को बोल ना पाना, अपने विचारों को सही तरीके से थॉट को बता ना पाना। भाषा संप्रेषण में कमी होना, अपने जो भाषा लैंग्वेज की कम्युनिकेशन में वह स्किल्स अच्छे तरीके से ना होना। भाषा संप्रेषण के समय उचित शब्दों का प्रयोग ना कर पाना, मतलब जो बात सही तरीके से कहना चाहिए वह कम्युनिकेशन के समय वह सही तरीके से अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता है।
करा डिसलेक्सिया क्या है। अब आपके सामने आपने अफेजिया तो देख लिया, मतलब कम्युनिकेशन संबंधी विकार, उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से भाषा संबंधी विकार होगा, कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाता है, उसे आप तो समझे होंगे। डिसलेक्सिया की बात करें, डिसलेक्सिया क्या होता है, यह अधिगम अक्षमता पठन विकार, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब डिसलेक्सिया होगा ना तो पढ़ने संबंधी होगा, जब डिसलेक्सिया होगा तो पढ़ने संबंधी होगा। इसमें बच्चों को लिखने पढ़ने शब्दों को पहचानने और समझने, याद करने, अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई महसूस होता है। तो यह इस विकार हो सकता है, समझने में दिक्कत हो सकता है, याद करने में दिक्कत हो सकता है, क्रम को सही तरीके से पढ़ने में कठिनाई हो सकता है, इसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया के कुछ लक्षण हैं, जैसे शब्दकोश में कमी, जैसे शब्दकोश में कमी है, शब्द की कमी रहेगी, उसे शब्दकोश में शुद्ध उच्चारण ना कर पाना, एक तरीके से जब आप पढ़ते हैं, जो चीज पढ़ते हैं उसे सही तरीके से ना कर पाना, आप बोल सकते हैं डिसलेक्सिया, शुद्ध उच्चारण ना कर पाना, शुद्ध शब्दों का पहचानने में त्रुटि करना, शब्दों को पहचान नहीं सही तरीके से पाता है, शब्दों की क्रम व्यवस्था को इधर उधर करके पढ़ना लिखना। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, जैसे कभी कभी होता है ना, लड़का होता है, लड़का आप बोलते हैं, लड़का बोलते हैं, तो आप बहुत से क्या होगा, लकड़ा लिख देते हैं, लकड़ा ऐसा लिख देते हैं या बोल देते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अमरूद है, आपने सुना होगा अरमूद का देते हैं, आपने सुना होगा गाँव में अमरूद को अरमूद का देते हैं। तो यही सब चीजें हैं, जब आप शब्दों को सही तरीके से नहीं बोल पाते तो यही चीज होता है। तो अगर वाक्यों के भाव को ना समझ पाना, या आप समझ सकते हैं पढ़ते समय शब्दों को छोड़ छोड़ के पढ़ना, ऐसा दिक्कत होता है। पढ़ते समय एकाग्रता में कमी होती है, सही तरीके से एकाग्र नहीं कर पाते अपने आप को, जब डिसलेक्सिया होता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया में क्या होगा, लिखने संबंधी दिक्कत होगी। इसमें क्या लिखा गया है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी अशक्तता होता है। क्या होता है भाई, लेखन संबंधी अशक्तता होता है, इससे ग्रसित बालक ठीक से नहीं लिख पाता है, अर्थात हम कह सकते हैं उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। डिस्ग्राफिया हाथ, हथेली व उंगलियों से संबंधित गड़बड़ी के कारण होता है। मतलब डिस्ग्राफिया क्यों होगा, जब हाथ को, उंगलियों को सही तरीके से बच्चे का नहीं चलता, इस वजह से यह विकार होता है, डिस्ग्राफिया गड़बड़ी के कारण होता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी यह अधिगम अक्षमता संभवता होता है। और कह रहा है कि शारीरिक रूप से असक्षम है बालक में यह अधिगम अक्षमता पाया जाता है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो डिस्ग्राफिया होता है वह शारीरिक रूप से विकार होता है, मतलब शरीर रूप से वह लिखने में दिक्कत होगा तो उसका कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से दिक्कत में रहेगा, तभी तो लिख नहीं पाएगा सही तरीके से। तो लिखने संबंधी एक तरीके से बोल सकते हैं शारीरिक रूप से इसमें अक्षम होता है, तब डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफिया के लक्षण है, क्योंकि हम सभी लक्षण जरूर देख रहे हैं और एक एक करके जो आपके विकार अधिगम क्षमता होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। जिसमें से डिस्ग्राफिया से संबंधित लक्षण, बालक के द्वारा लिखे गए लेख में अशुद्ध क्या होगी, वर्तनी का होना होगा। लिखेगा आप लगेगा उसको क्या, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कमल को लिखने में बहुत लोग क्या लिख देते हैं, कलम लिख देते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो जाता है। तो लिखने संबंधी तब होगा जब आप आगे पीछे शब्दों को कर देते हैं। अक्षरों में छोटे बड़े लिखना, मतलब अक्षरों को छोटे बड़े लिखना, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं लिखना, छोटा है तो छोटे में लिखना, बड़े में तो बड़े में नहीं, तो इस तरीके से दिक्कत हो जाता है। कभी लिखने में क्या है, जब आप बोलते हैं डी तो बच्चा बहुत बच्चा बी लिख देता है, आप बोलते हैं बी तो लिख देगा डी। तो इस तरीके से होता होगा, आपने जब छोटे रहे होंगे तो ऐसा विकार जरूर हुआ होगा आप में, आप डी को बी को डी लिखते रहे होंगे। उसी के बाद बात करें जैसे पेन और पेंसिल को बहुत नजदीक अर्थात नीचे की ओर पकड़ लेना, जब जैसे पेन पेंसिल को एकदम नीचे पकड़ के लिखेगा, यहाँ से पकड़ के लिखता है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से बच्चे डिस्ग्राफिया के लक्षण है। खराब हैंड राइटिंग होगी, कहीं न लिखी गई वाक्य लाइन सीधे ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी होना होगा, मतलब एक सीक्वेंस में सही तरीके से लिख नहीं पाता है। आगे चलिएगा, आगे हम बात करेंगे, अगला विकार आपके सामने है जिसे डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। डिस्कैलकुलिया में क्या होगा, गणना संबंधी दिक्कत होगा, और इसमें करा या एक ऐसी क्या है, अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है, जब डिस्कैलकुलिया होगा तो गणित को समझने में कठिनाई होगी, ऐसा आपको पता होना चाहिए। इस अधिगम क्षमता को न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बालक गणितीय सिद्धांतों सूत्रों को समझने में कठिनाई महसूस करता है
और गलती सवालों को हल करने में उससे समस्या होती है। डिस्कैलकुलिया कई प्रकार के होता है, जैसे होता है कि ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया और करा की जैसे डिस्कैलकुलिया, जैसे प्रैक्टोनोटिक जो है, नोस्टिक जो है डिस्कैलकुलिया, ये सभी डिस्कैलकुलिया के प्रकार हैं। डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बालकों के लक्षण क्या हो सकता है? अगर लक्षण की हम चर्चा करें तो जैसे डिस्कैलकुलिया जब गणितीय संबंधी विकार वगैरह होगा तो किस क्या क्या लक्षण उसके सामने दिखेंगे आपके सामने। गणितीय संक्रियाओं से संबंधित जो चिन्हों को पहचानने में समस्या होगी, जैसे उसको प्लस माइनस प्लस गुणा भाग करने में दिक्कत होगी, वह गणितीय संख्याओं को सही तरीके से नहीं कर पाता है। गिनते समय बार बार उंगलियों का प्रयोग करना, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कभी कभी आप बहुत से लोगों को सुने होंगे, एक दो पढ़ते समय एक दो ऐसे ऐसे उंगली चलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर है कोई कर रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा विकार डिस्कैलकुलिया से है, प्रभावित है। बार बार समझाने पर भी गलत कैलकुलेशन करना, मतलब जब आप बार बार समझा रहे हैं फिर भी कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो आप कहेंगे वह डिस्कैलकुलिया से ग्रसित व्यक्ति हो सकता है। जैसे कारण में बात करें, जब बालक में तार्किक क्षमता में कमी होती है तो जिसके अभाव के कारण बालक गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, या मस्तिष्क में उपस्थित कार्टेक्स की गतिविधि पर आधारित होता है, ऐसा आप मान सकते हैं। अब हम बात करें डिस्प्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, नाम एक ही है, या इसे हम अप्रेक्सिया बोले या डिस्प्रेक्सिया बोले, इसमें क्या होगा अब देखते हैं। अप्रेक्सिया मानसिक विकार है, जबकि डिस्प्रेक्सिया तांत्रिक संबंध से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। अप्रेक्सिया का किसी व्यक्ति में मांसपेशियों के संचालन, गति कौशल जैसे लिखने कुशलता नहीं कर पाते हैं, हाथों के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आपके सामने अप्रेक्सिया आएगा तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, मांसपेशियों के संचालन जैसे गति कौशल सही तरीके से नहीं कर पाता है, गति कौशल सही तरीके से नहीं कर पाता, तो वह बच्चा किससे ग्रसित होगा? अप्रेक्सिया से ग्रसित होगा, या उसे हम बोल सकते हैं डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होगा। आगे चलिएगा, जैसे अधिगम क्षमता से प्रकृति और विशेषताएं, या तो आपने समझ लिया होगा कि आप सीधा सा समझिएगा डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया में क्या होगा, मांसपेशियों के संचालन में दिक्कत होगी, गति कौशल सही तरीके से नहीं कर पाता। अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा हाँ कैसे क्वेश्चन इसमें सही हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, कहां पर क्या होना चाहिए था। करा कि अधिगम क्षमता की प्रकृति और विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं हम सभी। करा कि यह एक आंतरिक कारक है, यह क्या है? एक आंतरिक कारक है और इसका स्वरूप स्थायी तथा संपूर्ण जीवन विद्यमान रहता है। इस समस्या से ग्रसित बालकों में कई प्रकार के व्यवहार व विशेषताएं पाई जाती हैं। अधिगम क्षमता की समस्याएं तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती हैं। क्या ध्यान दे रहे हैं आप लोग? अधिगम अक्षमता की प्रकृति और विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो कहला यह एक आंतरिक कारक होता है जिसका स्वरूप स्थायी तथा संपूर्ण जीवन विद्यमान रहता है। मतलब अधिगम क्षमता क्या है, यह आप एक तरीके स्थायी मान सकते हैं। जैसे नहीं होता है कभी कभी आप जो व्यक्ति हकला के थोड़ा सा बोलता है वो पूरे जीवन कहीं ना कहीं खुद उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता उसका सही कहीं ना कहीं पूरे जीवन इसका प्रभाव देखने को मिलता है। स्थायी या संपूर्ण जीवन विद्यमान रहता है। इस समस्या से ग्रसित बालकों में कई प्रकार के व्यवहार व विशेषताएं पाई जाती है जिसके अधिगम अक्षमता की समस्या तंत्र से संबंधित होती है, ऐसा बोला जा सकता है। अधिगम अक्षमता के कारण बालक में सोचने, बोलने, लिखने तथा सुनने तथा गणित से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण बालक के अधिगम में विकृति उत्पन्न होते हैं या एक मनोवैज्ञानिक समस्या माना जाता है, ऐसा आप मान सकते हैं। अधिगम अक्षमता के लक्षण, अधिगम क्षमता के लक्षण कैसे हैं इससे हम देख लेते हैं। आप सभी ने तो अच्छे से देखा समझा ये प्रकार है। ये अधिगम क्षमता के लक्षण की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है, जैसे है बालक के लापरवाह होना। बालक का लापरवाह, ये लक्षण क्यों आता है? बालक का लापरवाह होना, जैसे लक्षण आपको कैसे, या अधिगम क्षमता का लक्षण कब आता है? जैसे आप बालक लापरवाह है तो आ जाता है अधिगम क्षमता। भावनाओं के प्रति अस्थिरता होता है, मतलब अपनी भावनाओं को जब जैसे स्थिर नहीं, जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ बोलना है तो आप भड़बड़ तरीके से बोलने शुरू कर देते हैं। हाँ, एक धैर्य रख के से ये नहीं कर पाते। हाँ, बोलना है आपको, लेकिन आप एक सीक्वेंस में बोलिए ना, एक सही सिस्टमेटिक तरीके से बोलेंगे तो पूरी बात भी निकालेंगे और पूरी बात को आप स्पष्ट रूप से समझा भी पाएंगे।
तो इस प्रकार से भावनाओं के प्रति अस्थिरता होती है, भावना उसमें प्रफुल्लित हो जाता है, मतलब एकाएक सोचता सब कुछ बोल दे। तो कह रहा अपने कार्यों के प्रति मंदी होती है, मतलब अपने कार्य को बहुत सही तरीके से नहीं कर पाता, उसमें मंदी होती है। विद्यालय पाठ सामग्री क्रियाओं में अरुचि होती है, जो विद्यालय के पाठ सामग्री क्रियाएं हैं उसमें रुचि नहीं लेता है। ध्यान का केंद्रीकरण ना कर पाना, अपने जो ध्यान है उसके अवधान है उसको सेंट्राइज नहीं कर पाना, ये आप सभी मान सकते हैं अधिगम क्षमता आने के कारण है। अपने लक्ष्य से भटकना, अपने लक्ष्य से भटक जाना, ये सभी भी बोल सकते हैं। स्वयं के निर्णय लेने में असक्षम होता है, मतलब अपने आप को डिसीजन अपने तरीके से अपना डिसीजन नहीं ले पाता है। याददाश्त में कमी, ये सभी आपके अधिगम क्षमता के लक्षण है। मानक क्रियाओं ठीक से नहीं कर पाना या उपयुक्त आचरण का प्रदर्शन ना कर पाना। अच्छा, ये सारी चीजें अगर है तो एक तरीके से अधिगम क्षमता का ही रीजन बनता चला जा रहा है। आगे बात करें तो यह आप सभी के सामने अधिगम क्षमता की कुछ कारण थे, विशेषताएं थी, जो आप सभी ने देखा, समझा, प्रकार को देखा, और इसी से संबंधित आप सभी के पेपर में अगर बात करें अधिगम क्षमता से कम 2 से 3 प्रश्न हमेशा से पूछे गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझने की और कोशिश करेंगे आपको बताने की कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे आपको सही करना है। आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, समझ लिया है, जो भी नोट करने के लायक था आप नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर आप नोट ना किए हो तो एक बार जब वीडियो एंड हो जाए, क्लास एंड हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे कि अच्छे से इसको रिकॉल कर लेंगे, लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, जो आपके पेपर के लिए हेल्पफुल बनता है। 2 से 3 प्रश्न आते हैं तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, अगर हम बात करें आपके सामने एक कुछ प्रश्न आने वाले हैं, जैसे एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है बिहार स्टेट से संबंधित और कहीं ना कहीं एक आपके टेस्ट पेपर से संबंधित है। अगर आप साथी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इससे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी टेस्ट देना जरूरी है। देखिए, कोई भी एग्जाम्स देते हैं या कुछ भी आप काम करते हैं तो मूल्यांकन उसके लिए बहुत बेहतर है। मूल्यांकन जब आप करेंगे तभी आपके कामों में निखार आता है, तभी आप समझ पाते हैं जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप जो टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जिस चैनल पर देख रहे होंगे वह तो नाम आपको पता है, हिस्ट्री 91 के नाम से देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ एक हमारा और भी एक प्लेटफॉर्म है, डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी प्ले स्टोर पर जाकर के हिस्ट्री 91 प्रो, और उसको डाउनलोड करके आप सभी इनरोल हो सकते हैं और इनरोल होकर के आप वहां से टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.history91pro.com और इसके बाद आप सभी वहां पर इनरोल होकर के टेस्ट दे सकते हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन की बात थी। अब आप सभी के सामने कुछ प्रश्न आएंगे, उस प्रश्नों को समझने वाले हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा और अपने आंसर देने का प्रयास भी आप लोग करेंगे कि इसमें से क्या राइट ऑप्शन बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक प्रश्न है। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहले प्रश्न में दिया गया एक बच्ची लिखाई में निरंतर क्या करती है, कठिनाई करती है। एक बच्ची क्या कर रही है, लिखाई में जो है कठिनाई कर रही है, निरंतर सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस प्रकार के अधिगम की ओर इशारा करता है? कर पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, गणन वैकल्य या ध्यान एवं असक्रियता विकार। तो इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा, अपने जवाब दीजिएगा और आप सभी कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का। साथियों, हमने कोशिश किया कि आपको कॉन्सेप्ट समझा देने की, अधिगम क्षमता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है या किस प्रकार का होता है, जिसके प्रकार के टाइप की बात करने की कोशिश किया है। और इस प्रश्न को देखने के बाद आपको स्पष्ट रूप से रख भी रहा होगा क्या इसमें से राइट ऑप्शन होना चाहिए। एक कोई बच्ची है और लिखाई में निरंतर कठिनाई कर रही है। लिखाई में, तो लिखाई जैसा आया अब आपके सामने समझ में आ रहा होगा। लिखाई में निरंतर कठिनाई सामना करती है। उसे अक्षर बनाने, शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। इस लक्षण को किस प्रकार से इशारा करेंगे? पठन वैकल्य तब होता है जब वह किसमें होता है, पढ़ने संबंधी होता, पढ़ने संबंधी, पढ़ने में विकार हो, पढ़ने में दिक्कत हो, पढ़ने में दिक्कत हो तो फिर आपका होता है क्या, तब होता है आपका पठन वैकल्य। लेकिन आपका इस यहाँ पर क्या होगा, आलेख वैकल्य होगा। कहां भैया, आपका बी ऑप्शन आलेख वैकल्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है लिखाई संबंधी क्या करे, बच्ची लिखाई में निरंतरता, जो निरंतर जो है कठिनाई का सामना कर रही है। तो लिखाई में जब सामना कर रही है तो कह रहे निरंतर कठिनाई कर रही है किसमें, लिखाई में, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या बी। अच्छा, सी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? सी ऑप्शन गण वैकल्य है, जिसे हम डिस्कैलकुलिया बोलते हैं।
तब होता डिस्कैलकुलिया जब गणना संबंधी या गणितीय संबंधी विकार होता, कैलकुलेशन में उसको दिक्कत का सामना पड़ता। ध्यान सक्रियता ध्यान और सक्रियता विकार होता है, ADHD जिसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आप ध्यान को बहुत अच्छे जब आपको ध्यान देना किसी बात को, तो आप एकाग्रचित तरीके से अपने उस पर एकाग्रचित तरीके से आप फोकस करके ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जिसे ADHD बोला जाता है। अभी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस आप लोग देखते हुए चलिएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट था, और 2 से 3 प्रश्न अगर आए तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम टॉपिक वाइज चीजों को कवर कर रहे हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। प्रश्न संख्या सेकंड में कारण निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती का कारण बनती है? ध्यान, अवधान, अस्वीकृता विकार, लेखन विकार या पठन विकार, या फिर दृष्टि क्षति। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? आपका ध्यान दीजिएगा, कि कौन सी ऐसी दिव्यांगता है जो ध्यान देने, कार्यों को कार्यों में लंबे अवधि की भागीदारी बनाने में दिक्कत होती है। तो मैंने आपको बताया है, जिसे लंबे टाइम तक बनाने में ADHD आपने सुना होगा, ADHD जिसमें कार्यों को ध्यान, इसमें क्या होगा, इस दिव्यांगता में बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है और कार्यों को लंबे टाइम तक कर नहीं पाता है, जिससे ध्यान है, जिसे बोलो ध्यान, अवधान, अस्क्रियता विकार बोला जाता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ADHD जिसे बोला जाता है। यह आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर लेखन वैकल्प तब होगा जब लिखने में दिक्कत होगा, तो लिखने संबंधी कोई इसमें बात तो है ही नहीं। पठन वैकल्प तब होता है जब पढ़ने में दिक्कत होगा। दृष्टि विकार है, ऐसा दृष्टि विकार कुछ होता नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या सेकंड का ऑप्शन संख्या ए राइट है। प्रश्न संख्या थर्ड नंबर आपके सामने है, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, एक विद्यार्थी क्लास में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है, वस्तुओं को खो देता है, एक गुण निम्न प्रकार के संकेतक है। कहते भाई साहब, ध्यान, अवधान न्यूनता, ध्यान न्यूनता, अस्क्रियता विकार, दृश्यबाधिता, वाचन वैकल्प या लेखन वैकल्प। अच्छा, आपके सामने अगर डी ऑप्शन की चर्चा करेंगे तो यहां पर देखिएगा, ध्यान नहीं दे पाता है। जो ध्यान नहीं दे पाता इसका मतलब है ध्यान न्यूनता होगा कि नहीं होगा? भाई ध्यान नहीं दे पाता तो ध्यान में न्यूनता है, इसका मतलब ध्यान में न्यूनता है। ध्यान में न्यूनता है इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब ए ऑप्शन की तरफ भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? अच्छा, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, जैसे उसकी तरफ कोई कुछ उसने देखा तो वो अपने ट्रैक से भटक जाएगा, जो जिस काम को कर रहा था उस काम पर एकाग्रचित ना होकर के ट्रैक से भटक जाता है, आसानी से जो है दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर बैठ नहीं पाता। जिस स्थान पर बोला जाता है कि भाई ये बैठ करके कुछ काम कर लो, वह बेचैन रहता है, चीजों को वहां बैठकर नहीं कर पाता, बेचैन रहता है, वस्तुओं को खो देता है। जो वस्तु उसके पास है एकदम, कभी कभी होता नहीं कि वह अपने चीजों को ध्यान नहीं देता है, वस्तुओं को इधर उधर किसी को दे देगा, या मतलब वह जो कोशिश करेगा ना देने की तब भी उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है। तो यह बच्चा क्या कहलाएगा? ADHD वाला कहलाएगा। ऑप्शन संख्या इज द राइट ऑप्शन। ध्यान, अवधान न्यूनता, अस्वीकृता विकार बोला जाता है, और ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा प्रश्न संख्या थर्ड का। नेक्स्ट प्रश्न आगे चले, प्रश्न संख्या फोर्थ का, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है? अच्छा, सामाजिक संचार में जो चुनौती का कारण बनती है, मैंने अभी आपको बताया था, सामाजिक संचार में ना, तो संचार में जो है दिक्कत होगी, जिसे हम बोलते हैं अफेजिया है, अफेजिया जिसे बोलते हैं डिस्फेजिया बोला जा सकता है, डिस्फेजिया भी बोला जाता है, अफेजिया, डिस्फेजिया, जिसमें से आप कह सकते हैं सामाजिक कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं कर पाता है, जो सामाजिक संचार, एक बात को दूसरी बात को सही तरीके से नहीं पहुंचा पाता है। यहाँ पर क्या होगा? स्वालीनता वाला होगा कि या फिर आपका, देखिए अफेजिया को एक तरीके से हम बोल सकते हैं सामाजिक संचार से एक भी और जोड़ा जा सकता है। एक तो अफेजिया, डिस्फेजिया तो है ही, एक आप कह सकते हैं इसमें से स्वालीनता वाला भी आता है, इसी में किसमें आएगा? स्वालीनता वाला भी इसी में आएगा, स्वालीनता वाला भी आएगा और डिसअफेजिया, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन अफेजिया तो दिया नहीं है, तो अब मजबूरी बन गया स्वालीनता वाला का। स्वालीनता में क्या होगा? बच्चा खोया रहता, अपने आप में क्या होगा? अपने आप में खोया रहता, आप में खोया रहता है, ऐसा घटना घटता है इसके साथ, अपने आप में खोया रहेगा, मतलब वह अपने आप को क्या करेगा? एकदम शांत। कभी कभी आपने देखा होगा आपके विद्यालय में जब आप पढ़ने जाते रहे होंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट रहता होगा जो अपने क्लास में, आपके क्लास में आके बैठ के कोने में बेचारा बैठा रहता होगा और किसी से बात नहीं करता था,
और जैसे भी टीचर कुछ पूछने की कोशिश करते थे तो भी बच्चा नहीं बता पाता था। इस प्रकार के बच्चे स्वलीनता वाले बच्चे कहलाते हैं। स्व माने अपने, लीनता माने लीन हो जाना, अपने में लीन हो जाना, स्वलीनता, जिसे हम बोलते हैं ऑटिज्म वाला बच्चा। इसी में इंग्लिश में से ऑटिज्म बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। पठन वैकल्प तब होता जब पढ़ने में दिक्कत होता, गुणन वैकल्प तब होता जब गणना संबंधी होता, गतिमान दिव्यांगता तब होता जब एक तरीके से शारीरिक दिव्यांगता होता है जिसे बोलते हैं डिसप्रैक्सिया, एक तरीके से बोला जा सकता था। तो प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनती है? लिखे हुए को पढ़ने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, कहने में दिक्कत है, तो इस प्रकार की विकलांगता किस प्रकार की विकलांगता बोली जाएगी? गतिमान दिव्यांगता, श्रवण बाधिता, या गुणज वैकल्य, या पठन वैकल्य। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए राइट ऑप्शन? तो आपके सामने देखिएगा, गतिमान दिव्यांगता तो यहाँ होगा नहीं। गतिमान दिव्यांगता जब होता जब सभी शारीरिक रूप से इधर उधर नहीं कर पाता। श्रवण बाधिता तब होता जब सुनने में दिक्कत होता। गुणन वैकल्य तब होता जब गणितीय संक्रियाएं सही तरीके से नहीं कर पाता, जिसे हम डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस डिस्कैलकुलिया वाला मामला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कि लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में दिक्कत हो रहा है। तो पढ़ने और समझने में दिक्कत हो रहा, तो हमने आपको बताया था जिसे पठन वैकल्य बोलते हैं, या इसे हम बोला जा सकता है डिसलेक्सिया। क्या बोला जा सकता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बोला जा सकता है। या आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 नंबर। वे छात्र जिन्हें क्या होता है, यहाँ पर लिखा है वे छात्र जिन्हें क्या होता है, जिन्हें क्या होता है वो जो उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार क्या होगी, लगातार चुनौती का कारण सामना करना पड़ता है। क्या वह मस्तिष्की घात होगा, ग्रसित होगा, या वह गुणज वैकल्य से दिक्कत है, पठन में है, या गतिमान दिव्यांगता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, वह किस प्रकार के छात्र विकार से ग्रसित हैं जिन्हें कहा कि उन्हें पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को लगातार समझने, लगातार चुनौतियों, लंबे अंशों को समझने, लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो प्रमस्तिष्क घात कोई होता नहीं है, इसलिए प्रमस्तिष्क वाला मामला गलत हो जाएगा। गुणज वैकल्य तब होता जब गणना संबंधी विकार होता, तब होता। अच्छा, गतिमान तब होता जब शारीरिक रूप से दिक्कत होता। तो शारीरिक रूप से दिक्कत नहीं है यहाँ पर। पाठ को पढ़ने, तो पढ़ने में दिक्कत है, लंबे अंश को समझने में दिक्कत होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या सी इसका राइट ऑप्शन होगा, पठन वैकल्य हो जाएगा। इस प्रश्न को देखते चलिएगा, हर प्रश्न आपके लिए यूनिक है। जो मैंने आपके सामने अभी जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया था, उसी में से क्या है ये प्रश्न पूछे गए हैं। सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? लेखन वैकल्य का मतलब है लिखने में दिक्कत की बात है, लिखने में दिक्कत हो रहा है, विकार है। लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण होगा? तो करा कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप का उपयोग का अनुमति दें, या मूल्यांकन के लिखित परीक्षा का व्यापक रूप से उपयोग करें, या फिर आपका सादे अनियमित कागज पन्नों पर लिखना अनिवार्य करें, दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। प्रश्न संख्या 7 का आप सभी जवाब दीजिएगा, क्या राइट ऑप्शन होगा? अच्छा, अगर किसी को लिखने संबंधी दिक्कत है तो हम लिखने संबंधी वाले दिक्कत को हम किस प्रकार से उसको हम मौका दे सकते हैं? तो बोलने संबंधी दे सकते हैं। जिसको लिखने में दिक्कत है तो बोल तो सकता है ना, तो बोलने वाला काम दे सकते हैं। तो आप देखिए कहां पर क्या चीजें हैं। डी ऑप्शन पर हम चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। करा कि दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना। भैया जब उसे विकार है, जब उसे लिखने में दिक्कत है, अब बोलेगा तो लिखने में दिक्कत है, तो अटल समय कैसे देंगे? उसका एक टल समय देना चाहिए था। अटल समय जिसके लिए मतलब जो सामान्य बच्चा है, जो बच्चा सामान्य है और सामान्य बच्चा और जिसमें विकार है, क्या दोनों बराबर होंगे? कभी नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा जो विकार है उन्हें समय देना चाहिए। उन्हें क्या समय देना चाहिए? समय देना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, उन्हें तो समय देना चाहिए। तो जब समय देना चाहिए तो इसमें करा अटल समय सीमा निर्धारित करें। इसका मतलब क्या है? गलत है। अटल समय सीमा नहीं, जो सामान्य होगा उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन जब विकार से ग्रसित है तो ऐसा काम नहीं करना है।
सादे और अनियमित जो है अनियमित कागज को लिखना अनिवार्य करें। भैया किसी को सादे और अनियमित लिखने के लिए अनिवार्य कर देंगे तो वह तो लिखने संबंधित दिक्कत है ही, तो अनिवार्य कर देंगे तब तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा सा उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं बनेगा। ठीक है, मूल्यांकन के लिखित का परीक्षाओं को, अच्छा जब उसके लिखने से संबंधित दिक्कतें हैं तो लिखित परीक्षाओं पर क्यों लेंगे, आप बोलने संबंधी परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए यह भी गलत है। तो कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप का उपयोग अनुमति दें। क्या करें, आप कोशिश करें ऑडियो रिकॉर्ड का इस्तेमाल करें जो अपने आप को बोल करके चीजें बता सकता है। जब लेखन वैकल्प में दिक्कत है तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है, पढ़ने से, गायन से, सोच से, चलने से। अच्छा डिसलेक्सिया है ना, तो डिसलेक्सिया है लिख कर क्या करना, पढ़ना, तो पठन विकार से होगा ना, तो पठन विकार से है तो किससे मुख्य रूप से संबंधित हो सकता है कठिनाई से, वह पढ़ने से संबंधित होगा। ऑप्शन संख्या ए है, ए ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है, एकदम भैया राइट ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता अक्षमता को प्रभावित करता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने आया, कह कि कौन सा ऐसा विकार है जो व्यक्ति के हाथ से, कह कि आंख के तालमेल, संतुलन, शारीरिक निपुणता। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, शारीरिक निपुणता की बात हो रही है, गुणज वैकल्य या पठन वैकल्य, भाषा वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य। अच्छा भाषा वैकल्य होता तो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, सही तरीके से चीजों तो बोल नहीं पाता, जिसे हम बोलते हैं भाषा वैकल्य को क्या बोला जाता है, एक तरीके से अफेजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलेगा, डिसकैलकुलिया बोला जाता है, डिसकैलकुलिया बोला जाता है। अगर हम बात किया जाए डिसकैलकुलिया, हम कह सकते हैं इससे बोल सकते हैं डिसलेक्सिया बोला जा सकता है, इसे डिसलेक्सिया कह सकते हैं। भाषा को हम बोल सकते हैं अफेजिया बोला जा सकता है, अफेजिया। और इसे क्या बोला जा सकता है, इसे बोला सकता है डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया बोला जाता है, डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया आप बोल सकते हैं, या एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक निपुणता में दिक्कत है, तो शारीरिक निपुणता के लिए तो मैंने यही तो बोला था ना, शारीरिक रूप से जब निपुणता में दिक्कत है तो उसके लिए तो हम यही काम कर सकते हैं ना, उसके लिए गुणज वैकल्य होगा नहीं, गति वाला होगा नहीं, पठन वैकल्य का कोई मतलब नहीं, भाषा वाला यहाँ है नहीं, गति समन्वय होगा कि नहीं होगा, जिसे डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं, शारीरिक निपुणता में दिक्कत है। तो राइट ऑप्शन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिएगा, अगले नेक्स्ट पृष्ठ पर, प्रश्न संख्या 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा करेगा। मतलब एक तरीके से लिखने में जो जिस बच्चे को लेखन वैकल्य है, जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया है, उसके लिए कह रहा है कि कौन सा इसमें बाधा उत्पन्न करेगा। इसका मतलब उसके लिए निगेटिव आपको ढूंढना है। क्रम मूल्यांकन के लिए देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है, क्रम मूल्यांकन के लिखित कार्य अनिवार्य करना, या नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, या कक्षा के नोट्स की टाइप हुई प्रतियां उपलब्ध करवाना, या कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर लैपटॉप का प्रयोग करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा। अगर हम बात करें इसमें प्रश्न संख्या 10 की अगर हम चर्चा कर लें तो ध्यान दीजिएगा, बच्चे को लिखने में दिक्कत है, और लिखने में जब दिक्कत है तो कौन सा इसमें से बाधा उत्पन्न करेगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो मूल्यांकन के लिए कह रहा है मूल्यांकन के लिखित कार्य को अनिवार्य कर देना। जब उसे लिखने में ही दिक्कत है तो लिखने वाला कार्य क्यों अनिवार्य करेंगे। अच्छा लिखने वाला कार्य हम अनिवार्य कर देंगे तो बच्चे के लिए बाधा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। इसीलिए जो गलत है वही तो राइट ऑप्शन होगा। जो हमसे गलत पूछ रहा था, गलत ही हमसे राइट ऑप्शन कहने का कोशिश कर रहा था। तो लिखने में बाधा कौन सा करेगा, यही, क्योंकि जब अनिवार्य कर देंगे तो बच्चा पक्के तौर पर लिखेगा, और लिखेगा तो गलतियां करेगा। इसलिए यही चीजें बच्चे के लिए बाधा। नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। अच्छा नोट्स बनाने, मान लीजिए थोड़ा सा आप नोट्स बनवा सकते हैं, और नोट्स बनवा भी रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। कोई अनिवार्य मत कीजिए कि हाँ इसी टाइम पे आपको इतना करना है, कुछ टाइम एक्स्ट्रा कर दीजिए, और कहीं ना कहीं अपने विचार को साझा करने के लिए अतिरिक्त समय दीजिएगा। जब एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो बच्चा कर ले जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत है। आगे कह रहा कक्षा के नोट्स या, क्योंकि गलत इस वजह से है क्योंकि बाधा वाला नहीं। देखिए लिखन वैकल्य से ये बात तो बी सी
सी और डी तो सही है, एक ही सही है, इसमें से गलत होता ए ऑप्शन, और गलत ही हमसे पूछ रहा था, तो ये हमारा ऑप्शन हो बनेगा ना। करा कि कक्षा के नोट्स की गई उपलब्ध कराना, तो कक्षा में जो नोट्स उपलब्ध करा देंगे तो बच्चे को लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमसे बाधा वाला पूछ रहा था, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर, तो ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चा लिखने वाली लफड़ा आप किए नहीं है, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा बाधा करेगा प्रश्न संख्या 10 का ए ऑप्शन। आगे चलेंगे हम प्रश्न संख्या, अगर बात करें 11th नंबर की, जो विद्यार्थी, वह विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है, स्वालीनता का मतलब हमने बताया था जो अपने आप में खोया रहता है, जिसे ऑटिज्म वाला बच्चा बोलते हैं, उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। अच्छा, जो बच्चा स्वालीनता से ग्रसित होगा तो उसके सामने कौन सा दिक्कत आ सकता है, कौन सी चुनौती आ सकता है, यही आपसे पूछ रहा है। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद करने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल से चुनौती। तो ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा स्वालीनता से ग्रसित है उनके सामने आने वाली कौन सी चुनौती हो सकती है। यहां पर देखिए, अव्यंजक और ग्रहणशील विचार की चुनौती, या एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद करने में चुनौती, या स्थूल गत्यात्मक कौशल की चुनौती। देखिए, स्थूल गत्यात्मक कौशल तो कर लेगा, स्थूल बड़े भाग का गत्यात्मक कौशल कर लेगा, इसमें कोई बात नहीं, बड़े भाग से इस्तेमाल करने वाली चीजें कर लेगा, वह निरंतर उसको दिक्कत नहीं होगा। आने वाली सामने वाली दिक्कत यह है कि एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में दिक्कत होगा, वह एक निश्चित दिनचर्या को पालन नहीं कर पाएगा। जब बच्चा स्वालीनता से ग्रसित होगा तो अपने आप में खोया रहेगा, जो जिस टाइम पे करना चाहिए उस टाइम पे नहीं करेगा, लेट काम करेगा, जैसे जिस काम उसको दिया गया उस काम को ना करके, उस टाइम ना करके कुछ ज्यादा टाइम लेगा, या फिर आप उस टाइम पे ना करके दूसरे टाइम करेगा। इसलिए आप कह सकते हैं एक निश्चित समय में क्या कर सकता है, एक दिनचर्या का पालन में चुनौती होगी, और या अभ्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, या तो चुनौती तो होगा ही लेकिन इसका पालन नहीं कर सकता बच्चा, या सबसे ज्यादा चुनौती उसको होगा ऑप्शन संख्या बी से, सूचना को याद करने में चुनौती। सूचना को याद करने में चुनौती है तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, स्वालीनता वाले सबसे बड़ी चुनौती उसे होगी सामने वाले किस क्षेत्र की चुनौती की जा सकती है। सबसे ज्यादा चुनौती यह होगा कि वह दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाएगा। जब दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें बेकार है उसके लिए। प्रश्न संख्या 13 नंबर, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया के माने बात किया था। सामाजिक अंतःक्रिया का दो तरीका से मैंने बोला था, एक तो भाषा संबंधित या कम्युनिकेट संबंधित या संप्रेषण संबंधित दिक्कत हो सकता है, या इसे हम बोल सकते हैं सामाजिक को बोला जा सकता था। एक तो हम अफ्रेजिया वाला की तुलना में ले जा सकते थे, एक स्वालीनता वाले में ले जाएंगे। स्वालीनता वाला बच्चा भी एक दूसरे से अपने आप को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं कर पाता, एक दूसरे के बाद बच्चे के बीच चीजों को अपने आप को शेयर नहीं कर पाता अपनी चीजों को। इसलिए कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं से घटनाओं से जुड़ी हुआ है। स्वालीनता है, वाचन वैकल्य है, गतिक वैकल्य है, नेत्रहीनता है। नेत्रहीनता कोई विकार तो है नहीं। गतिक दिव्यांगता की बात करें, गतिक रूप से दिव्यांगता तब होता है जब बच्चे में डिस्प्रेक्सिया होता है, गतिक शारीरिक रूप से दिक्कत होता है। तो शारीरिक रूप से यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है सी ऑप्शन भी गलत है। वाचन वैकल्य तब होता है जब पढ़ने संबंधी दिक्कत होता है, यह भी गलत है, इसका मतलब सीधा सा ए ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। स्वालीनता वाले को मैंने बोला था वह सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वह ध्यान से एकदम शांति में बैठा रहेगा, एक क्लास में जाएगा, जहां उसको शुरू में गया वहीं शाम तक बैठा रहेगा, और धीरे जब छुट्टी होगा धीरे से कॉपी किताब बंद करेगा, पढ़ने का फिर से चला जाएगा। बोलता बहुत कम है, इसलिए प्रश्न संख्या 12 का ए ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 में, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता गणती है जो गणती करने की क्षमता से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्लेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया है। तो करेक्ट करना यहाँ पर सीधे गणती रूप से करने में दिक्कत है, तो गणती रूप से जब दिक्कत है तो आपको जानते होंगे डिस्प्रेक्सिया तो होगा नहीं, डिस्प्रेक्सिया में शारीरिक रूप से होता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में भैया होता है पढ़ने संबंधी दिक्कत होता है, डिसलेक्सिया में लिखने संबंधी होता है, लेकिन गणती संबंधी में डिस्कैलकुलिया होता है। तो यही तो मैंने आपको बताया था ना, डिस्कैलकुलिया होता है जिसे हम बोलते हैं गणन वैकल्य के नाम से, इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं गणन वैकल्य बोला जा सकता है, गणन वैकल्य इसे हम कह सकते हैं। आपके जो राइट ऑप्शन बनेगा प्रश्न संख्या 13 का ए ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए देखिएगा। आपका कह कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे रूप से प्रभावित करता है। लिखने में दिक्कत होगा, कल लिखने में कौन सा दिक्कत हो सकता है, सीधा तौर पर लिखने में दिक्कत होगा। डिस्कैलकुलिया,
डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्रैक्सिया में गतिक रूप से दिक्कत होगा, गतिक या फिर शारीरिक रूप से दिक्कत होगा, गतिक या शारीरिक रूप से दिक्कत होगा, शारीरिक रूप से दिक्कत में रहेगा बच्चा। आगे बात करें डिसलेक्सिया में क्या होगा, डिसलेक्सिया में होगा पठन विकार, पठन विकार, पढ़ने में दिक्कत होगा, पढ़ने में विकार होगा। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लेखन वैकल्य होता है, लेखन विकार हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, डिस्कैलकुलिया में गणन विकार होता है, गणन विकार होता है। तो हमसे क्या कर रहा है, लिखने संबंधी ना, तो लिखने में सीधे तौर पर प्रभावित होता है, सीधे तौर पर तो यही होगा ना, ऑप्शन क्या बी, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन संख्या बी आपका डिस्ग्राफिया होगा कि नहीं होगा, सीधा है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपका अंतिम प्रश्न है आप सभी के साथ का दोहराव और बार बार किए गए जाने वाले व्यवहार निम्नलिखित में से किसका विशेषता है, स्वलीनता का, गुणज वैकल्य का, पठन वैकल्य, डिस्बाधिता का। तो कौन सा बच्चा बार बार चीजों को रिपीट करता, बार बार कहता है, एक ही बार में दो कहा नहीं पाता, दोहराव करता, बार बार वही चीजें करता है, रिपीटेड करता है व्यवहार, जैसे किए गए व्यवहार को निम्नलिखित में से किसकी विशेषता दर्शाता है, किसकी विशेषता हो सकती है इसमें से। दृष्टिबाधिता का कोई मतलब ही नहीं है। पठन बेकर वाला ऐसा नहीं बार बार दोहराव करेगा, बार बार व्यवहार करेगा, इसका नहीं होगा। आगे करेगा गुणन बेकर या पढ़ने में दिक्कत करेगा। देखिए दोहराव बार बार किए जाने वाला व्यवहार, दोहराव बार बार किए जाने वाला व्यवहार बच्चा स्वालीनता वाला करता है, ऑप्शन संख्या ए, जिसे ऑटिज्म वाला बोलते हैं। गुणज बेकर वाला गणना संबंधी ऐसा नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। और आप सभी ने देख पाए होंगे, आप सभी को लग पाया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं अधिगम क्षमता से, और इसे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे पेपर 1 जिसे आप प्राइमरी बोल सकते हैं, पेपर 2 जिसे हम जूनियर बोल सकते हैं, सीटेड फर्स्ट पेपर या सीटेड सेकंड पेपर, दोनों के लिए महत्वपूर्ण था और दोनों के क्वेश्चन रखने का प्रयास किया गया था। तो आपको पहले एक तरीके से बेस बनाया जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश में लगा हूं। और धीरे धीरे जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, इसके बाद आप सभी को प्रैक्टिस के तौर पर अलग अलग चैप्टर को मैं रखने का प्रयास करूंगा, फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, तभी 30 में 30 आप हासिल कर सकते हैं। जैसा भी सेशन लगा हो एक बार कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय देने का। तब तक लिए दोस्त सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।